नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। रात के 8 बज चुके हैं। 8 बजे लेकर के आते हैं हम दिन भर का हॉट टॉपिक। सबसे बड़ी बात, वो खबर जो सीधा आपके सरोकार से जुड़ी हुई हो। बात करेंगे आज की हम चर्चा में मेवात और नूह की, क्योंकि आज का दिन मेवात और नूह के लिए बेहद खास, क्योंकि मेवात और नूह में बुलडोजर की गरज सुनाई दी है। अब ऐसे में कई सवाल हैं कि आखिर मेवात हिंसा का मास्टरमाइंड कौन? जी हाँ, हिंसा को हुए 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हिंसा के मास्टरमाइंड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। नूह में हिंसा से माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। नूह हिंसा मामले में अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है। एक और आईएएस अधिकारी का तबादला हो गया है। नूह के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत पवार का ट्रांसफर कर दिया गया है। आपको बता दें कि नूह मेवात हिंसा में अभी तक 102 एफआईआर दर्ज की गई है। 202 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 80 लोग हिरासत में हैं। हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि हिंसा की घटनाएं पूर्व नियोजित थी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ऐसे में हमारे आज के कई सवाल हैं। सवाल सबसे पहले ये कि हिंसा के मुख्य गुनहगार आखिर कब होंगे बेनकाब? हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई कितनी कारगर? इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। तो सवाल यही है कि आखिर नूह मेवात हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जाने बेहद जरूरी हैं। मसलन की जो हिंसा हुई, उस हिंसा के मुख्य गुनहगार आखिर कब होंगे बेनकाब? क्योंकि लगातार कहा यही जा रहा है कि इस हिंसा के पीछे, साजिश के पीछे बहुत बड़ा हाथ है। और उसके अलावा दूसरा सवाल ये कि हिंसा के बाद बुलडोजर कार्रवाई आखिर कितनी कारगर? क्योंकि अमूमन जगह जगह देखा जा रहा है, कहीं भी हिंसा होती है उसके बाद तुरंत बुलडोजर एक्शन में आ जाता है। तो आखिर में अगर कहीं हिंसा होती है तो फिर बुलडोजर की कार्रवाई कितनी कारगर? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपने मेहमानों से। मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए, तो इन सवालों के जवाब भी जानेंगे, साथ ही साथ हरियाणा की सियासत को समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन उन सबसे पहले आइए मैं आप सभी का तारुफ अपने मेहमानों से करा देती हूँ। हमारे साथ जगदीश शर्मा साहब, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ ऋषभ तिवारी जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। ऋषभ जी, आपका भी स्वागत है। इनके अलावा हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। सर, आपका इस्तकबाल है बहुत बहुत। और बिलाल खान साहब, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी इस्तकबाल है। साथ ही साथ योगेश सोनी साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जो सवाल लेना चाहूंगी वो मैं चाहूंगी कि ऋषभ तिवारी जी जवाब दें, क्योंकि देखिए हरियाणा में आपकी सरकार है। सवाल यह है कि जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, तो क्या मुख्य जो गुनहगार हैं उन तक अभी सरकार या जो प्रशासन है वो पहुंच पाया, या फिर अभी तक सिर्फ हवा में तीर चल रहा है? क्योंकि कई सवाल वहां पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर उठ रहे हैं। ऋषभ जी। निदा जी, सबसे पहले धन्यवाद चर्चा में आमंत्रण देने के लिए। हवा में तीर तो बिल्कुल नहीं उड़ रहा, लेकिन हवा में अफवाहें उड़ाने का काम किसने किया है ये देखा गया है। मैं उस पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा। पहला बात, आप मैंने कहा कि क्या एक्शन हुआ है। 200 से ऊपर लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 40 अवैध निर्माण हुए थे जिसपे बुलडोजर चला है, और उन सारी मानसिकताओं पे भी बुलडोजर चला है जो कम्युनल दंगे कराने का काम करते हैं। ये बार बार देखा गया है कि जहां भाजपा शासित राज है, किसी ना किसी कारण से बदनाम करने के लिए साजिश की जाती है। दंगे कोई भी हो, किसी का भी मौत हो, दुखद है। और मुझे लगता है कोई भी राजनीति करता है तो उसे ये दृश्य अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये दृश्य बदलने का प्रयास कौन करता है ये देखने का विषय है, और इस पे विचार करना जरूरी है। ठीक है जगदीश शर्मा जी, देखिए हरियाणा सरकार ये कह रही है कि जो भी साजिश है, कुछ भी हम उसे पर्दाफाश तब करेंगे जब तक कोई हिंसा नहीं हो जाएगी। रीता जी, सही बात तो है कि सरकार का फेलियर की तो ऋषभ भाई बात नहीं करेंगे। और जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि बुलडोजर, पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस बुलडोजर पर बड़ी उछल रही है। उत्तर प्रदेश से बुलडोजर चढ़ा है। जब हमारी पहलवान बेटियों पर अत्याचार हो रहा था, उनके ब्रिजभूषण कर रहे थे, तो ये बुलडोजर कहाँ था? जब किसान पर जीप चढ़ाए जाए थे तो ये बुलडोजर कहाँ था? जब उत्तर प्रदेश में माँ बेटी को अफसरों ने जिंदा घर में जला दिया तो बुलडोजर कहाँ था? ये बुलडोजर सरकार का काम नहीं है। अवैध निर्माण की बात करें, हटा दिया भाई, अब से पहले क्यों नहीं हटाया? आज ही क्यों अवैध निर्माण याद आया? ये कोर्ट कानून और कायदे से देश चलता है, संविधान से देश चलता है। आप गिरफ्तार करो, जेल में डालो दोषियों को, हम आपके साथ हैं। पर इस तरह अपने हाथ में लेना, सभी चीज सजा भी देनी है, केस भी दर्ज करने हैं, ये कोई लोकतंत्र और संविधान की मर्यादा की बात नहीं है। बुलडोजर की जो चर्चा करते हैं, ना करे तो अच्छा है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ेगा, और जब ब्रेक के पास बाद में वापस आएंगे तो हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब से बात होगी, बिलाल खान साहब से बात होगी, योगेश सोनी साहब से बात होगी। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।
तो आज की हमारी दरअसल चर्चा का जो विषय है वो यही है कि नूह मेवात में जिस तरीके से हिंसा हुई, आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले जगदीश शर्मा जी को आपने सुना और ऋषभ तिवारी जी को आपने सुना, लेकिन अब मैं चाहूंगी हाजी मेहरुद्दीन साहब को जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। हाजी मेहरुद्दीन साहब, कहा यह जा रहा है, क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, इसलिए मेरा आपसे ये सवाल है कि एक विशेष समुदाय को टारगेट कर करके ये पूरी कार्रवाई को हरियाणा सरकार अंजाम दे रही है, आप कितने सहमत है इस चीज से? बिल्कुल सच कह रही हैं आप। पूरी कार्रवाई जो है, पूरे सारे जितने भी लोग अभी तक पकड़े गए हैं वो सारे एक ही कम्युनिटी के हैं और ख़ास तौर से वो एम से आता है उनका नाम, इसलिए उन्हें पकड़े गए। और जितनी भी कार्रवाई बुलडोजर की कार्रवाई हुई है ये सारी तो सारी मुस्लिमों के घर पे हुई है। क्या मुसलमानों ने दंगा किया था? क्या थाली एक हाथ से बच सकती है क्या? नहीं। दोनों तरफ से जब वीडियोस हैं, सारे सबूत है, कहें तो हम सब दिखा दें, आपको चला के भी दिखा दें कैसे वहां पे हिंसा को उकसाया गया, कैसे सरकार का फेलियर रहा, कैसे डबल इंजन की सरकार बिल्कुल नाकाम हो गई। तो कार्रवाई के नाम पर मुसलमानों को अगर आप घर तोड़ते हैं बुलडोजर की कार्रवाई से, ये संविधान की और कानून की कौन सी ऐसी किताब है जिसमें ये लिखा हो कि अभी तो आरोप लगे, साबित भी नहीं हुए और आप उनके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं? तो ये दर्शाता है कि किसी तरीके से मुसलमानों को टारगेट करने का काम इस सरकार का शुरू से रहा है, 2014 के बाद से, चाहे वो किसी भी एंगल से हो। ये कार्रवाई भाजपा शासित राज्यों में क्यों हो रही है? दंगे तो बिहार में भी हुए थे और बंगाल में भी हुए थे, वहां पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई बुलडोजर की। मगर ये दिखाना चाहते हैं, किसी तरीके से दमन करना चाहते हैं मुस्लिम समाज का, और ये दिखाई दे रहा है और सारी कार्रवाई दिखाई दे रही है। और वहां के जो हालात है अभी भी सेंसिटिव हालात हैं। पानीपत तक में मस्जिदों में आग लगाई जा रही है। कैसे इमाम के सुरक्षा में पुलिस वाले थे, हरियाणा पुलिस के, वो भाग गए मगर वहां एक इमाम को मार दिया। तो ये सारी चीजें दर्शाती है कि ये किस तरीके से पूरा प्लान तहित पूरा ये प्रोग्राम किया गया, बिना इजाजत लिए करा गया। और हथियार लेकर कौन जाता है, मेरे को ये बता दीजिए। और ये गुड़गांव के जो सांसद है उन्होंने भी कहा कि भाई कोई शोभा यात्रा में हथियार की तो जरूरत नहीं है, तो ये लेके भी जा रहे। और जो दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा जी, उन्होंने तो बताया ही नहीं था कि इतनी तादाद में वो लोग होंगे। तो ये पूरा मामला जो है, ये बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर जो सरकार के दामाद बने बैठे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और जिन्होंने गोली चलाते हुए नजर आ रहे हिंदू समुदाय के लोग, उन पर कार्रवाई कब होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ। योगेश सोनी जी को लेकर आते, फिर बिलाल खान साहब से पूछेंगे। योगेश सोनी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सबसे पहले इस हिंसा को कैसे देखते हैं? और दूसरा, जिस तरीके से हिंसा के बाद चाहे कहीं पर भी हो, बुलडोजर की कार्रवाई कितनी कारगर? देखो निदा, मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि ये जो हिंसा करते हैं लोग, आखिर ये कौन है? ये वहां के रहने वाले लोग हैं, ये बाहरी लोग हैं, आखिर ये हैं कौन? और मेरा मानना है कि सरकार जब कार्रवाई करती है तो किसी घटना के बाद ही इतना एक्टिव क्यों होती है कि वहां पर आपको रोहिंग्या मिले या अन्य वो लोग मिले जो अवैध रूप से रह रहे थे, या बाहरी समाज के कोई लोग मिले, तो ये बात आपको पहले नहीं पता चलती है। इसका मतलब तो ये तय है कि जब कुछ होगा तभी आप कार्रवाई करोगे, उससे पहले आपकी सजगता कहाँ है? तो कहने का अर्थ ये कि जो मौजूदा सरकार होती है, हमारा सवाल हमेशा उसी से बनता है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम के एंगल से ना लेके, अगर हम इसके दंगों को देखें, प्रायोजित दंगे जो हैं, ये दंगों को अंजाम देने वाले लोग कौन है? ये एकदम अचानक नहीं हुआ, ये पहले से ही पूरी चीजों की बिसात बिछाई गई थी। और आखिर इस मास्टरमाइंड को जिस तरीके से हम देखते हैं, अगर वो उसको शिकंजे में कसे तो बात बन जाएगी। इसके अलावा निदा, जैसे आपने पूछा कि बुलडोजर की कार्रवाई, देखिए मेरे घर में अगर मैं अकेला गलत करता हूं तो मेरी घर की सजा सबको नहीं मिलना चाहिए। किसी की छत छीनना मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक परेशानी का, दुख का सबब है, क्योंकि आदमी की आप छती छीन लोगे तो क्या होगा? हाँ, जिसने दंगा करा है या जो आरोपी है उसको आप फांसी पे लटका दो, कोई बात नहीं, वो चलेगा, वो सहन कर लेगा। लेकिन एक ही उस बिल्डिंग के अंदर क्या पता 20 लोग रह रहे हो, 10 लोग रह रहे हो, महिलाएं भी रह रही हो। तो यहाँ पर ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है, ये कार्रवाई वहां होनी चाहिए जहाँ केवल आतंक का गठन चलता हो, आतंक का संगठन चलता हो। लेकिन एक परिवार का एक आदमी गलत है और वो भुगतान अगर 15 या 20 लोग करें, मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं सरकार को सोचने की जरूरत है। और इस चीज की इजाजत तो हमारा संविधान भी नहीं देता, हमारा कानून भी ये नहीं कहता है। जी हाँ, वो आपका आक्रोश झलकाता है और सरकार का वो आक्रोश झलका रहा है, वो गुस्सा झलका बिलाल खान साहब, ठीक है। बिल्कुल, देखिए निदा जी, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहूँगा, बिट्टू बजरंगी के घर बिल्डोजर कब चलेगा? मानू मानेसर जो इन्होंने पाल के रख रखा है, उसके घर पे कब बिल्डोजर चलेगा? साफ एविडेंस दिख रहे हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे, फेसबुक के जरिए लगातार थ्रेट कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं, दामाद बना, ये कर देंगे, वो फलाना।
सारी वीडियोस हैं एविडेंस के साथ में, उसके बावजूद भी आज भी वो चैनल्स पर बैठ के अपनी बातें करने का काम, उससे पुलिस पूछताछ नहीं कर रही है। तो ये सरकार एक्सपोज हो चुकी है किस तरीके से ये एक तरफा कार्रवाई करके दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हरियाणा के अंदर इनकी सरकार, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, फेलियर है और ये कांग्रेस की सरकार आने वाली है। इनको मालूम है हम लोगों के पास मुद्दे नहीं बचे, ये सब करा के एक तरफा कार्रवाई करके कुछ लोगों को खुश कर कर एक समुदाय के लोगों को, और हम जो है सरकार में आने का काम करेंगे। लेकिन हम ये साफ शब्दों में ये कहेंगे जो असल में कसूरवार हैं, जिन लोगों को बचाया जा रहा है, वो लोगों को अरेस्ट करिए और बिल्कुल तरीके से कार्रवाई करिए। हमने शुरू में कहा कि दंगे जब होते हैं ना उसमें हिंदू मरता ना मुसलमान मरता, उसमें इंसानियत मरती है, चाहे इधर से मारे जाएं उधर से मारे जाएं। लेकिन जब सरकार को खुद पता है सारी वीडियो से, उसके बाद कार्रवाई न करने पर सवाल खड़ा क्यों नहीं होगा? लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, हम भी सवाल खड़े कर रहे हैं, विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही। तो हम किससे कहें अपेक्षा करें कि उनको सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे लोग गए कि सामने एविडेंस है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो इतनी जहरीली वीडियो है, जिसके अंदर ये जो है बिट्टू बजरंगी, आप प्लीज इसको थोड़ा सा करिए। छोटे से बच्चे अपने बच्चे से क्या कहलवा रहा है, आप देख इसको करिए। कैमरामैन से मैं क्या चाहूंगा, प्लीज इसको फोकस करिए कैमरा। नहीं नहीं, 3 साल के बेटे यही से ये जहर, देख सामने यही evidence जहर, है, यही नफरत जहर जो घोलने का भरी काम जा कर रहे रही हैं समाज है। के अंदर। इन लोगों पे कार्रवाई नहीं, ये हमारा सवाल है इनसे डायरेक्ट। ऋषभ जी कुछ कहेंगे आप इस पे? देखिए नीता छोटे जी- छोटे, देखिए अगर यही, माफ करना शायद आपको थोड़ा कड़वी लग सकती है मेरी बात, लेकिन यही बात अगर ये कहीं और से आती तो अभी सीधा जिहादी, आतंकवादी, बच्चे का माइंड वॉश, ब्रेन वॉश, पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन अगर अभी ये चीज, देखिए मैं कह रही हूँ ऐसे लोग दोनों तरफ हैं, इस चीज को समझिए। और ये दोनों तरफ जो है ना, ये ऐसे कुछ लोग, ये पूरे समाज को, पूरे तमाम कम्युनिटी को, और चाहे वो किसी की भी एक समुदाय को कह लो, दूसरे समुदाय को कह लो, हिंदू धर्म को कह लो, मुस्लिम धर्म को कह लो, नहीं लग रहा आपको कि ये जो जहर भरा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों के अंदर भी, ये आने वाले वक्त में आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए खतरनाक है? निदा जी, बहुत गंभीरता पूर्वक मैंने सारी वाक्यों को सुना। आपका पहला स्टेटमेंट था कि ये वीडियो देख के आपके अंदर क्या आ रहा है, उसके बाद आपने कहा कि इस तरह के लोग दोनों तरफ है। बेशक आपके एक पॉइंट से मैं 100% समर्थन करता हूं उस बात का, लेकिन ऐसे लोग पनपते क्यों हैं? ऐसे लोग इसलिए पनपते हैं कि जब इस तरह के दंगे होते हैं तो एक समुदाय पे जब सवाल खड़ा होता है तो उसको बचाने के लिए टीवी पे सो कॉल्ड स्कॉलर बैठ जाते हैं। ये ऐसे लोग तब पनपते हैं जब उनके घर पे सर्च किया जाता है तो कहते हैं क्यों सर्च कर रहे हो, बाद में पत्थर वहीं से निकलता है। मैं किसी के पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूं, मैं बीच पे नहीं बोला था मेरे भाईजान, कृपया करके मुझे कंप्लीट कर दीजिए। और दूसरी बात, हर एक चीज के पीछे कम्युनलिज्म देखना दुर्भाग्य है। वहां जो कार्रवाई हुई है कम्युनल के जब उस पे क्राइम को भी देखने की आवश्यकता है। बड़े पैमाने पे साइबर क्राइम की गतिविधियां वहां से होती थी और पहले भी कार्रवाई के लिए जब पुलिस गई है तो उस पे पथराव किए गए हैं। इस रूप से क्यों नहीं तो देखा इस जाता तरीके है? की कार्रवाई का इंतजार हम किसी दंगा होने तक करते हैं? दंगे की बात नहीं कर रहा नहीं, हूं। हमें देखिए जो बाहर से लोग आए हैं हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो फिर जब आप जो है भारी लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर जो है जिन्होंने दंगा किया उन पर कार्रवाई कब करेंगे भाई? कौन सी नींद सो रहे हो? यही तो सवाल है की नींद कौन सी सो रहे हो? गेम जो कर रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे एक छोटे से, ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। बिल्कुल हमारा भी सवाल यही है सर कि ना जात देखो ना धर्म देखो, सिर्फ और सिर्फ अपराध देखो और अपराधी देखो, उसके बाद जो कार्रवाई करनी है कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा का विषय लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर नो मेवात हिंसा का मास्टरमाइंड कौन, और ऐसे में मैं शुरुआत करूंगी, आगे बढ़ूंगी जगदीश शर्मा जी के साथ जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जगदीश जी, आपकी पार्टी को लेकर के भी कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं, क्योंकि आज ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें बुलडोजर दिखाया जाता है, दूसरी तरफ राहुल गांधी खड़े हैं, ऊपर लिखा जाता है नफरत के खिलाफ मोहब्बत का युद्ध। लेकिन आज जब यही बुलडोजर चल रहा था हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया। निदा जी, मैं आपको बता दूं कि मैं मेवात में मेरा जन्म हुआ है, पटौदी गांव के पास एक गांव सांप का है, उसमें मेरा जन्म हुआ है। वो ताड़ू में मेरे मामा हैं और हर साल मैं अपने गांव में जाता हूं और नूह की पहाड़ियों में जाता हूं। वहाँ के मुसलमान भाई के बारे में बताना चाहता हूँ। आप गलती से, मैं नहीं, ये मेरा ऋषभ भाई भी चला जाए उस गाँव में तो उतना सम्मान करेंगे, खाना खिलाए मेरे भेजेंगे नहीं। वहाँ का मुसलमान की मैं बात करना चाहता हूँ। ये भाईचारे की दुकान जो राहुल गांधी खोल के बैठे हैं, मैं राहुल गांधी जो प्रियंका गांधी जी को बहुत नज़दीकी से जानता हूँ।
उनके दिमाग में जो चल रहा है कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। अगर हिंदू को चोट लगे तो दर्द मुसलमान को हो, और मुसलमान को चोट लगे तो हिंदू को दर्द हो, इस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। पर हो क्या रहा पिछले साल में, बात हिंदू मुसलमान के नहीं है। आप किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, किस धर्म में इन्होंने झगड़े नहीं कराए, चाहे बंगाल देख लो, चाहे बिहार देख लो, चाहे मणिपुर देख लो, धर्म ही तो लड़ रहे हैं, धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। वादा इन्होंने करा था कि हम देश में आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, डीजल पेट्रोल कम करेंगे, किसान को खुशहाल करेंगे, बेटियों की रक्षा करेंगे। हो क्या रहा है, सवाल इस पर उठता है। सवाल जिस तरह की बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, हम उनकी नियत और उनके जो संस्कार है उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, ऋषभ भी अच्छा है, अडानी जी अच्छे हैं, अटल जी अच्छे हैं, और वोट नेता हैं जिनका दम वहां भी घुट रहा है। पर सवाल यह है, अगर आप सत्ता में, ऋषभ भाई ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं, ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं लेते, ये डबल इंजन क्यों नहीं लेता, क्या यही जिम्मेदारी किसी घर तोड़वा दो। अवैध निर्माण की बात करते तो ऋषभ भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग में हिम्मत ने, अवैध निर्माण देश के प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रालय में कराया। प्रधानमंत्री आवास पे जाएंगे तो देखिए, जब मनमोहन सिंह वहां 7 रेस को क्या था और अब सारा कब्जा कर लिया, ये भी तो अवैध निर्माण है। पर वहां बिल्डोजर नहीं चलेगा। एक निहत्ता, कमजोर, लाचार, दुखी आदमी वहां बिल्डोजर लेके चले जाते हैं। बिल्डोजर की राजनीति बंद करके आप लोग अपने वादों की बात करेंगे तो विपक्ष के नाते मैं दावे से कहता हूं, राहुल गांधी भी देश बनाने के हित में आपके साथ खड़ा हो जाएगा। पर जिस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, इसी का विरोध हम ही नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के लोग कर रहे हैं, हर समाज का आदमी कर रहा है। धर्म की राजनीति बंद कर आप अपने वादों पर जिस दिन चर्चा करेंगे, बात करेंगे, तो मैं उस दिन समझूंगा कि आप भारत के सच्चे सिपाही हैं और भारत का भला चाहते हैं। समस्या ये है कि वादे छोड़कर आप आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, नीता बिलाल जी, खान, मैं जगदीश शर्मा जी का व्यक्तिगत रूप से भी सम्मान करता हूं, और इन्होंने एक बात कही कि अगर दर्द मुस्लिम को हो तो दर्द हिंदू को भी होना चाहिए, और दर्द हिंदू को हो तो उसे देखकर मुस्लिम का भी दिल को दुखना चाहिए कि क्यों वो पीड़ा में है। बिल्कुल इसे ही एकात्म मानववाद कहते हैं, और भाजपा की पंचनिष्ठा में एकात्म मानववाद शीर्ष पे हम लोग लेकर चलते हैं, और इसी मूल मंत्र से हम काम भी करते हैं। हमारे लिए मुस्लिम अगर डॉक्टर कलाम है तो खुले दिल से स्वागत करके राष्ट्रपति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट किया। लेकिन अगर कोई एक समुदाय का कसाब है तो हम उसे कसाब ही बोलेंगे, समुदाय नहीं ढूंढेंगे। हम जाति देखकर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई देखकर मुस्लिम नहीं डिसाइड करेंगे। मुस्लिम को मुस्लिम रहने दीजिए सर। जिस दिन कोई भी पार्टियां, कोई भी राजनीतिक दल अगर जाति से ऊपर उठकर मुस्लिम के खिलाफ बोलना शुरू करता तो आज कश्मीर के मासूम युवाओं के जगह हाथ में पत्थर नहीं कलम हुआ करता। अगर कोई भी दल अगर इस पर कड़ी आवाज के भाषण नहीं है, सत्य है, और सत्य को अगर भाषण समझ में आता है तो यह भाषण ही सही। ये देश बहुत दुखद दिन देखा है, 1983 देखा है, 1977 देखा है, 1954 देखा है, 1952 देखा है। तो कृपया करके इतिहास भी देखिए कि क्या दिन दिखाया है कांग्रेसियों ने। आज आप लोगों ने इतिहास ये बना दिया, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 80-20 की बात कौन कर रहा है? शमशान कब्रिस्तान की कौन बात कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या आपके नेता कर रहे हैं? ओवैसी कर रहे थे। ओवैसी कर रहे थे। ओवैसी कर रहे थे। नमाज को लेकर कौन आ रहा है? मेरा पहले सुन लीजिए पूरे। नमाज की जिक्र कौन लेकर आ रहा है? और आप देखते हैं मदरसों को कौन लेकर आ रहा है? वक्फ बोर्ड को कौन लेकर आ रहा है? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद सबसे ज्यादा आपकी पार्टी कर दी है, जो आज देश में भाई को भाई के लड़ाने का काम कर रही है। मंदिर मस्जिद पटका रखा है। हम लोगों को हमेशा से ये काम करने का रह गया आपके। आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो अच्छी लग रही है भाषणबाजी में, लेकिन आप अगर अपने गिरमाय में झांक के देखेंगे सर, आप उत्तर प्रदेश का ये मॉल बना दिया है। अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो उस पर बवाल हो जाता है। अगर कोई आदमी मदरसे में जा रहा है, कोई शिक्षा ले रहा है अपनी, तो उस पर मदरसे को आतंकवादी पलने की बात आज आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं। आपको मालूम है कौन सी पार्टी से ताल्लुक रख रहे हैं? लगातार ये घेरना फैलाने का काम आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और आप यहाँ पे बयानबाजी अच्छी लग रही है मुझे, लेकिन जो सच है उससे नहीं बात सकते। दंगा मणिपुर आज जल रहा, मणिपुर पर देश के प्रधानमंत्री की मुंह नहीं खुलता, एक बात नहीं करते। आज हरियाणा में यह हाल हो गया, और इन्हीं जिम्मेदारी से भाग रहे हैं जो असल में लोगों पे कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई किस पे हो रही है? जो बेचारे बेसहारा हैं, गरीब हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला के कुछ लोगों को खुश कर लेंगे, बीजेपी से जुड़े हुए लोग उनको खुश कर लेंगे, लेकिन देश की जनता खुश नहीं होगी। उसको समझ में आ चुका है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। यही काम आपने हरियाणा में किया, और यही काम आप मणिपुर में कर रहे हैं लगातार। अभी तक वहां पर आज भी 3 डेथ हो चुकी है, आज 3 लोगों की मौत हुई है। लगातार यही काम हो रहा है, लेकिन नहीं रोक पा रहे। अपनी जिम्मेदारी समझिए सर। आप देश में सरकार में बैठे हुए, प्रधानमंत्री है आपका, आपके चीफ मिनिस्टर है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी जिम्मेदारी समझे, इसलिए आपके बीच में नहीं बोला, अब जवाब देता हूँ। बिल्कुल सच ये है कि वर्षों से प्रतिबंधित मुहर्रम का जुलूस 370 हटने के बाद सेफली निकला है जम्मू कश्मीर के अंदर। सत्य यह है
कि एक आजाद भारत में मुस्लिम को राष्ट्रपति हमने ही नॉमिनेट किया था, यह बहुत बड़ा सत्य है, उसको आप नहीं झुठला सकते। हम तो आज भी कहते हैं कि हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है, लेकिन कहीं अगर कोई गतिविधियां होती है तो आप छाती पीटने जाते हैं धर्म देखकर। भारतीय जनता पार्टी को उस समय सवाल खड़ा करती है जब किसी एक समुदाय के घर जाएंगे, दूसरे समुदाय के घर नहीं जाएंगे। ठीक है योगेश जी, एक चीज ये बताइए, आज भी मौजूदा स्थिति में इतना वक्त हो चुका है बीजेपी को और ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन हम कोई चर्चा करें तब भी, हम कोई बात करें तब भी, हम किसी मंच पर जाकर बोले तब भी, क्यों हम बाकी जो मुद्दे हैं या हमने जो विकास किया है, हमने जो काम किया है, हम वो क्यों नहीं गिनाते? हम सिर्फ और सिर्फ आकर के रुक जाते हैं धारा 370 पर, हम आकर के रुक जाते हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान पर, हम आकर के रुक जाते हैं राम मंदिर पर। क्या हमारे पास और मुद्दे नहीं है या सिर्फ और सिर्फ हमें इन्हीं सब चीजों को कैश करना है? असल में मेरे कहने का सवाल सिर्फ इतना है कि क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है ये सब? निदा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। अब तक जो डिबेट चल रही थी, जो सड़कों पे बाकी लोग कर रहे थे, वो हमारे बेचारे प्रवक्ता भाई भी कर रहे थे। यही मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार के पास काम करने की उपलब्धियां है वो बताए, विपक्ष को वो बताना चाहिए जहां सरकार का फेलियर है। लेकिन आज हमारे और डिबेट किस बात पे होती है कि वहां पर झगड़ा हिंदू मुस्लिम के बीच हुआ या यहाँ पर ये चला। हम इस जो दशक भर की राजनीति में देखते जा रहे हैं, आज वो स्थिति किस दिशा में चली गई वो हम अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। आज ना तो सरकार अपनी किसी बात को अगर उसने करा भी है तो वो बताने में सक्षम नहीं। वही विपक्ष का किरदार भी प्रशंसनीय इसलिए है कि वो भी उस काम को ना जानना चाहती है ना करना चाहती है। आजकल के या तो कोई नेता बयान देता नहीं या तो किसी बात पे बात करता नहीं, अगर बात करता है तो उसके अंदर से, उसके मुंह से सिर्फ धार्मिक चीजों को लेके ही कुछ ना कुछ निकलता है। तो जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ तो छोड़ो, हम साधारण भी नहीं बचेंगे। और इस समय पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो बाकी मुल्कों के निशाने पे, लेकिन हमारी इतनी राजनीति आपस में गर्मा चुकी है कि आज की स्थिति में हम सुलग रहे हैं। आज तक ये लगता है, आज लोगों का मानना ये है कब कहाँ दंगे भड़क जाए, कब कहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो जाए, कब कहाँ पर क्या। इसकी स्थिति को लेके पक्ष और विपक्ष में दोनों को जिम्मेदार इसलिए ठहराता हूँ क्योंकि वो किसी और मुद्दे पे बात नहीं करना चाहते। वो मणिपुर हिंसा पे तो बात करें, लेकिन बेरोजगारी पे, बेरोजगारी के आंकड़ों पे, तमाम डेवलपमेंट पे, महंगाई पे ये मुद्दा कहीं नजर आता नहीं। तो ये काम तो बढ़िया जगदीश जी इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं। दोनों पक्षों की रोजी रोटी बढ़िया चल पड़ी कि वो ये बात कह दे कि उनका काम इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि देश की जो गंभीरता, सच्चाई है, युवाओं की जो स्थिति है, देश की जो स्थिति है, इस पे चर्चा है ही नहीं। हमारे चैनल पे नहीं है। आपके सामने 2 दशकों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, तमाम चैनल अखबारों में लिखता पढ़ता बोलता, लेकिन आज वो सब्जेक्ट ही नहीं है। ना वो पढ़ने वाले लोग बचे, ना वो हमें सुनने वाले लोग। जगदीश जी, क्या वाकई में ऐसा है कि विपक्ष भी जो असल मुद्दे उनको छूना नहीं चाहता, उन पर बात ही नहीं करना चाहता? देखिए निदा जी, समस्या तो है कि मुद्दे तो जब सामने, जब डिबेट उन मुद्दों पे हो, डिबेट ही हिंदू मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान क्या जवाब देंगे? मैं ऋषभ भाई को बता दूं, मेवात से मैंने भी बात करी, मेरे मामा वहाँ पे हैं, मैंने पूछा हुआ क्या, कहते भाई अचानक एक माहौल बना के ये यात्रा निकलनी है, पूरे हरियाणा से बस भर के आने लगी, 1 बस 2 बस 3 बस, 1000 आदमी 2000 आदमी 6-7 हजार आदमी इकट्ठे हो गए और उधर एक खलबली मच गई। जैसा ये भाई कह रहे मन्नू मानेसर कौन है, उसने कह दिया तेरा जीत जा रहा है, देखना देख लेंगे। सोशल मीडिया का टाइम, हर आदमी डर गए। अब मुसलमान भाइयों के दिमाग में ये आया कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं? 80% 90% मुसलमान है और ना कोई धर्मशाला है, ना कोई बड़ा मंदिर है, ना कोई हरिद्वार है, ना अयोध्या है, ना राम मंदिर है, तो इतने लोग इधर क्यों चले आ रहे हैं? तो उन्होंने अपने बचाव के लिए भगदड़ मच की, वहां पे एक माहौल ऐसा खराब होगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से। जो मोनू मानेसर उसकी वीडियो से कि तुम्हारा जीत जा, जो भी है वो तुम्हारा जीत जा रहा देख लेंगे, अपने बचाव में उन्होंने पत्थर भी इकट्ठे करे, तलवार भी इकट्ठे करी, बचना तो था लेकिन फायरिंग, और पहला जवाब भी हमारे मंदिर की तरफ से आया। इसका हम विरोध करते हैं। भाई कहता है पत्थर बंद करा दिए कश्मीर में, तो भाई तुमने हरियाणा में शुरू करा दिए। ये पत्थर की वजह क्या है? सवाल यह है, इतने लोग अचानक मेवात की तरफ चलते बसे भर भर के, और जो लेके गए थे, मजे की बात है, जो इनके आरएसएस के थे, बजरंग दल के थे, वो लांडे थे, एक भी नहीं बचा, सब भाग लिए जब वहां पत्थरबाजी हुई। और बेचारी लाचार महिला, बुढ़िया बूढ़े, वो बीचा लपेट में आ गए। और पुलिस की बात करते हैं, पुलिस उन्होंने आज नहीं बनाई है। पुलिस जब भारत आजाद हुआ था, जब से पुलिस है, चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे भारत की कोई भी पुलिस हो, वो लाचार नहीं है। लाचार करते सरकार कि तुम चुप रहोगे, तुम जब जाना, जब डकैती होले, चोरी होले, दंगे होले, तो उसके 3 दिन बाद जाना, तो पुलिस क्या करेगी? नौकरी कर रही है। ऐसा कोई आदेश था क्या हरियाणा प्रशासन को? क्या आप जो होना है पहले होने दीजिए, पहले दंगों की आग सुलगने दीजिए, हिंसा होने दीजिए, जलने दीजिए, मरने दीजिए, कटने दीजिए, उसके बाद में हम देख लेंगे जो होगा। निदा जी, मुझे लगता है कोई भी सरकार इस तरह का आदेश तो खैर नहीं देती होगी,
लेकिन इस देश ने ये इतिहास तो जरूर देखा है कि जब सत्ता पे सवाल खड़ा हो तो आपातकाल कैसे लगा दिया जाता है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो विषय निकला कि ये यात्रा कैसे निकली, ये यात्रा वर्षों से निकलते आ रही है, कोई आज नहीं निकली है। लेकिन एक सवाल इस पे भी खड़ा होता है कि आप हरियाणा की यात्रा पे क्वेश्चन मार्क तो खड़ा करते हैं, लेकिन झारखंड के जामताड़ा के अंदर जब तिरंगा यात्रा निकलती है, उस तिरंगा यात्रा में मैं भी था और वहां से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी बकायदा पत्थर जब चल रहा था तो वहां पे स्कॉर्पियो लगाकर खड़े थे। क्या उस पर जवाब देगी कांग्रेस के लोग? दूसरी बात, जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में हमला हुआ था, बीजेपी लोगों ने बकायदा, बीजेपी के प्रमुख लोगों ने यह बयान दिया था, ना हिंदू देखना ना मुस्लिम देखना, चुन चुन कर निकालो किसने यह किया है। लेकिन कोई कांग्रेसी ने इस पे एक न्यूट्रल स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैं कई ऐसी घटनाएं दिखा सकता हूं। मैं अभी भी कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आरोप प्रत्यारोप से परे उठकर कहीं दंगा हो तो आरोपियों के लिए खड़ा मत रहिए, उन्हें चिन्हित कीजिए, उनके गुनाहों को देखकर, जाति देखकर चिन्हित मत कीजिए। और बुलडोजर की बात हुई थी, बुलडोजर की बात हुई थी, मैं बुलडोजर पे ही आता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास दुबे के घर पे बुलडोजर चला तो ये ब्राह्मण का छाती पीटने लगे। तो जब देखते हैं हिंदू के अंदर कहीं चलता है तो जाति में तोड़ते हैं, लेकिन जब मुस्लिम के ऊपर चलता है तो फिर हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनका मकसद केवल लोगों को लड़ाना है और कोई मकसद नहीं है, केवल लोगों को एमएलए बनाया। आपकी तुष्टिकरण यही नजर आती है। आप बात करते हैं एक समान की, एक समान करते तो किसी एक मुसलमान को बनाइए। आप उत्तर प्रदेश में एक एमएलए बनाइए बीजेपी से, राष्ट्रपति नहीं दिया आपने। अब पुरानी बातें करते रहे तो आज की 10 साल के अंदर आपने दिन दफे फैला दिए देश के अंदर। बात नहीं करने देते। आज आपने खाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करी थी, कहाँ दिया आपने? बताइए। आपने महंगाई कम करने की बात करी थी, कहाँ महंगाई कम करी? 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात करी, कहाँ बनाई? बताइए। आप लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान में फंसा रहे हैं, मंदिर मस्जिद में फंसा रहे हैं और नफरत में फंसा रहे हैं, यही दंगों में फंसा रहे हैं, मणिपुर में फंसा रहे हैं। अब यहाँ पर फंसा दिया। अरे जो असल के मुद्दे हैं वो खत्म करने का काम आप लोगों ने किया है, क्योंकि आपको मालूम हो चुका है 2024 में हम जा रहे हैं और यही मुद्दे बार बार इसको कर दो। जगदीश शर्मा, किसी भी राज्य में जब इस भाईचारा तो तरीके की छोड़ा ही नहीं आप हिंसा लोगों होती ने। है, ये इस तरीके का कोई भी दंगा होता है, खासतौर पर तब जब हमारी सरकार ना हो, तो आपको क्या लग रहा है कि वाकई सोची समझी साजिश के तहत सरकार अपने आप को ही बदनाम कराने के लिए ये सब कुछ कराएगी? देखिए, ये तो सबको पता है कि सरकार की पॉलिसी थी, मुद्दों पर बात करने को कुछ था नहीं। अगर ये बताएंगे 6, 7, 8 हजार आदमी जा रहे हैं, क्या सरकार सोई हुई थी? उसके बाद सीबीआई होती है, ईडी होती है, अंदर के इंटेलिजेंस होती है, कहाँ थी पुलिस? क्यों नहीं अरेंजमेंट करा? ऋषभ भाई तो कह रहे कि फेलियर हमारा ही था, क्योंकि इतना बड़ा लोग, इतने 8-10 हजार आदमी गए और पुलिस थी नहीं। 8-10 पुलिस वाले क्या कर लेंगे? वो भी भागे बेचारे, वो भी पिटे। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सच्चाई से अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चुनाव है, जहां जहां चुनाव होंगे वहां दंगे होंगे, ये तय है। और चुनाव तो बड़े देश का भी आ रहा है अभी तो धीरे धीरे, और मैं दावे से कहता हूं और बड़े दंगे होने। ये छोटा दंगा शुरुआत है, पूरा देश जलाने की साजिश है, क्योंकि कुर्सी जाती नजर आ रही है। ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हम कुर्सी के लिए जान दे सकते हैं। इंदिरा जी को खो दिया, राजीव जी को खो दिया, हमें कुर्सी नहीं चाहिए। हमें देश और देश के लिए, देश के लोगों के लिए, संविधान के लिए, इसकी रक्षा के लिए तो प्राण देने पड़ेंगे, तो देंगे। हमारा नेता डरा नहीं, राहुल गांधी अड़ा रहा, भारत जोड़ो यात्रा करता रहा, लोग जुड़ते गए, दुकान बढ़ती गई। परेशानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो रही है, क्योंकि 2024 में अब जो चुनाव है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, अब वो जनता वर्सेस बीजेपी है। जनता वो जो ठगी गई, जो लुट गई, जो महंगाई से मारी जा रही है, जो दूध गई है, जो बिना बात के मुकदमे झेल रही है, वो जनता बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएगी। जगदीश जी को आपने सुना, उनका सीधा सीधा ये कहना है कि चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है जितना आपका अभी तक करियर रहा है कि कोई भी सरकार अपने राज्य में इस तरीके से दंगे और हिंसा कराएगी सिर्फ महज इसलिए विपक्ष को कमजोर दिखा सके? अपने ही राज्य में दंगा करा के या ऐसे आग सुलगा के किसी भी राज्य सरकार को क्या फायदा हो सकता है? योगी जी शायद आपका म्यूट है, एक बार चेक कर लीजिए, म्यूट अनम्यूट अपना। हाँ जी, हाँ निदा, अब आवाज आ रही है ना? जी जी, तो आवाज सॉरी, जी आवाज। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जिस चीज की हमारे पास प्रामाणिकता ना हो उस विषय में हम बयान नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कुछ भी कह सकते हैं, कयास पर बोल सकते हैं, प्रामाणिकता पे बोल सकते हैं, वो इनकी मर्जी है। लेकिन ये बात हम अपने मुंह से नहीं कर सकते बतौर पत्रकार, क्योंकि हम सिर्फ बात प्रामाणिकता पे करते हैं। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि वजह चाहे कोई भी, लेकिन ये जो चीजें आज चल रही हैं, इस खाई को जो आज बढ़ाया जा रहा है, ये आने वाले समय में बहुत भयावह होने वाला है। देखियो, अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, ये देश है और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान के देश के भाईचारे की, यहाँ के संस्कार की, संस्कृतियों की, पहनावे की, यहाँ के आदर्शों की, यहाँ के वसूलों की इज्जत
एशियाई देश नहीं, पूरे विश्व में इस बात की लोग इज्जत करते हैं। लेकिन आज हम वही संस्कार खोते जा रहे हैं, वही संस्कृति खोते जा रहे हैं, वजह कोई भी हो, मोनू बजरंगी हो या कोई अमानतुल्लाह हो या कोई भी हो। देखिए, मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहता हूं कि गलत हर तरफ होते हैं। वो गलत चंद लोगों की वजह से कोई पूरी कौम पर या पूरी कोई किसी जमात पर आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आज की डेट में इस सोशल मीडिया के दौर में हो क्या रहा है कि हम बिना जांच करे, बिना किसी बात को करे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ही चल पड़ते हैं। और 1.5 साल का जमाना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को, देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं कि पहले जो आपके पास व्हाट्सएप पे आता है, जो सोशल मीडिया पे आपके पास आता है, कृपया करके उस मामले की जांच करें। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू का मुस्लिम, मुस्लिम का हिंदू, सबसे पहले कठिन समय पे वही काम आएगा, ना कि आपका कोई संगठन, ना कोई आपकी जमात, ना कोई आपकी कौम। दिक्कत सिर्फ यहाँ पर यह है कि हम बिना जांच पड़ताल के, बिना किसी बात के उस भेड़ चाल के शिकार बन जाते हैं। युवाओं के अंदर जिस तरीके की प्रेरणा दी जा रही है दोनों धर्मों की तरफ, वो चिंताजनक है, वो भयावह है। चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्ग के अधिक संख्या वाले देश हैं, सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में है। और अगर हम बात करें तरक्की की, हम किसी बात को बदलने की बात करें, तो हम कहीं ना कहीं जा सकते हैं। निदा आज स्थिति ये है, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं, जो भी हिंदुस्तान से एक बार बाहर जा रहा है वो वापस लौट के नहीं आता। मेरे तमाम हकीकत है, ये हकीकत वो है। बाहर चले गए तो वो कंट्री से बाहर नहीं आना चाहते, इवन चाहे वो श्रीलंका जैसे छोटे देश में ही क्यों ना चले गए, क्योंकि ठहरावट, रुकावट, धैर्य, यहाँ सब धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। यहाँ पर जो गलत है वो गलत करो। अभी मेरे दोनों भाई लोग क्या कर सकते हैं, वो अपनी पार्टी के बचाव और वो अपनी पार्टी के बचाव में एक धर्म पे, बिल्कुल गलत अपनी बात जात है। पे, जमात पे केवल आरोप लगा सकते हैं, केवल हम ये काम कर सकते हैं। देखिए, जो गलत है वो निश्चित तौर पे गलत है, जो गलत नहीं है उसको डरने की जरूरत नहीं। जिसने गलत करा है बुलडोजर चाहे बिल्कुल उसके गलत घर पे बात है। चले या उसको कोई सजा मिले, ये प्रशासन का मेरा काम सर है। एक यहाँ सवाल पर है निदा जी, को बहुत बहुत गलत कर रहा है, स्टेटमेंट, उस ये पे कार्रवाई भावनाओं में कौन बोलते करेगा? बोलते बोल गए। हम करेंगे, आप करेंगे, कौन करेगा? बिल्कुल। नेहरू जी करेंगे कार्रवाई, ये थोड़ी करेंगे। ऋषभ जी, जो निदा गलत जी, कर रहा है सवाल उस पर है, कार्रवाई इनका कौन जवाब करेगा? दे पा रहे जिसके हैं। राज्य में निदा सरकारी जी, जिम्मेदारी उसी की है ना सर, निदा सब जी, चीज की। बहुत महत्वपूर्ण विषय हमारे काबिल जो वरिष्ठ पत्रकार बोलते बोलते शायद भावनाओं में बोल गए। इन्होंने कहा जो देश से बाहर जाता है, जो आना नहीं चाहता, दुर्भाग्य अगर आपके मुंह से ऐसा निकल रहा है। कई ऐसे लोग, आंकड़े बता रहे हैं, कितने एनआरआई ने खुले दिल पे कहा है कि हम हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं। वही नहीं, जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो तक कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान पसंद है। और अदनाम सामी से लेकर कितने लोग ने कहा जो माहौल हिंदुस्तान में वो पूरे विश्व में नहीं है। तो कृपया करके मोदी विरोध के लिए देश विरोधी बात ना करें यहाँ चैनल पे बैठ के। कंडम करता हूं आपकी इस बात का, आपके इस स्टेटमेंट का। जो देश से बाहर है उसके दिल में आज भी हिंदुस्तान है और खुले दिल से हिंदुस्तान में आना चाहता है। आप आपकी सारे बातों से मैं सहमत हूं, देश का बड़ा व्यापारी आपके विदेश सारे में चला बातों गया से है, मैं सहमत हूं, मोदी के डर लेकिन के इस मारे। बात से सहमत नहीं हूं कि इस देश का नागरिक इस देश में नहीं आना चाहता है। दुर्भाग्य आपके लोग, आप जैसे आपकी लोगों इतनी की नफरत बढ़ चुकी ऋषभ है, भाई, मैं देश छोड़ के जा रहे हैं। आपके सारे बात से मैं सहमत हूं। भारत का देश सफेद में पैसा माहौल अच्छा 80% होना विदेशों चाहिए, में चला गया है, देश में और हमारे युवाओं में व्यापारी चले अच्छे गए हैं। संदेश आना आपकी चाहिए, सरकार लेकिन चल इस रही है। बात से मैं कतई आप सहमत जब- नहीं हूं। एक सेकंड, ठीक है सर, ठीक है, हाँ, ठीक है। देखो, योगेश जी, अगर हम वक्त की चिल्लाएंगे- कमी है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। देखिए, ऐसे चिकम चिल्ली करें कुछ भी समझ नहीं आएगा, वक्त की कमी है, एक फाइनल कमेंट। सबसे पहले आप ही से लूंगी जगदीश शर्मा जी, आखिर अगर ऐसी कोई हिंसा होती है, किसी राज्य में ऐसी हिंसा भड़कती है, आगजनी होती है और इस तरीके से खुलेआम हथियार लहराए जाते हैं, फायरिंग होती है, लोग महिला, मतलब महिला बुजुर्ग किसी का ख्याल नहीं रखा जाता है, इसका इलाज क्या है? निधा जी, आप तो राज्य और भारत की बात करेंगे, विदेश में भी आसपास हो तो हमें चिंता होती है, क्योंकि बच्चे, माँ बाप, परिवार, इंसान एक ही है। कहीं चले जाओ, ऐसी हिंसा के खिलाफ तो हम शुरू से थे और रहेंगे। हमारा जो राहुल गांधी का सपना है कि दर्द अगर मुसलमान को हो तो हिंदू को दुख होना चाहिए, और हिंदू को दर्द हो तो मुसलमान को दुखी होना चाहिए, ऐसा भारत चाहते हैं। और मैं अपील करता हूं अपने ऋषभ भाई से, इसी लाइन चलेंगे तो भारत आगे बढ़ेगा, वरना भारत 1947 में वापस आके आज फिर तुम लोगों ने खड़ा कर दिया है। ठीक है, बिलाल खान साहब, एक फाइनल कमेंट जल्दी से। देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान सब एक रहना चाहते हैं, लेकिन जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जो दंगा कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, उन लोगों पे एक तरफा कार्रवाई ना करें। जो वाकई में कर रहे हैं, देश में तोड़ने की बात करें, चाहे इधर से उधर से, दोनों पे कार्रवाई करें, जब भी हमें पता चलेगा सरकार निष्पक्ष है। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये एक ऐसे फाइनल लोगों को कमेंट। बचाने का काम ऋषभ कर जी, रहे हैं। बाकी और लोगों पर कार्रवाई कब? जल्दी से, चाहे कोई सी भी समुदाय, बाकी और लोगों पर कार्रवाई कब? निदा जी, कार्रवाई मुजरिम पे हो रही है, धर्म देखकर नहीं हो रही। उसमें कोई धर्म के निकल जा रहे हैं तो ये उनका विषय है। दूसरी बात,
ये धर्म देखकर बात तकलीफ उनको होती है जब मोदी जी पसमानदा मुसलमान के लिए आप उनके लिए अच्छे वाक्य निकालते हैं तो मुस्लिम के नाम पे ठेकेदारी करने वाले को तकलीफ होने लगती है। जब हमारे भाजपा के द्वारा नॉमिनेट अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाया जाता है तब मुसलमान के नाम पे ठेकेदारी करने वाले को तकलीफ हो जाती है। तो समझने की आवश्यकता युवाओं को यहां भी है कि न्यूट्रल डिसीजन से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। अगर कहीं देश में कुछ गलत है संवैधानिक तरीके से आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन एक जाति विशेष धर्म पे आप राजनीति नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है मानू ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, जगदीश शर्मा जी, ऋषभ तिवारी जी, बिलाल खान साहब, योगेश सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। तो हमारे आज के सवाल दरअसल यही थे कि आखिर नूह मेवात हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, और सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं पर भी हिंसा होती है तो बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो कितनी कारगर है। और उम्मीद यही है कि हरियाणा के जो भी हालात बने हुए हैं वो जल्द से जल्द बेहतर हो जाए, जल्द से जल्द वहाँ पर भाईचारा कायम रहे, एक दूसरे को आपस में मत लड़वाइए, क्योंकि ये राजनेता है, राजनीति करेंगे लेकिन नुकसान इससे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का होगा, हमारा होगा, जनता का होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।